Hello students, this is Rahul. Welcome all of you in our YouTube channel रसायन रूम। स्टूडेंट्स, हम लोग ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इसका एक सेशन पढ़ लिया है। आज हमारा ये दूसरा सेशन है। इस सेशन में हम लोग एकक सेल तथा ब्रेविस जालक के बारे में पढ़ेंगे और क्रिस्टल निकाय किसे कहते हैं इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। यदि अभी आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करने के बाद उस पर ऑल के बटन पर प्रेस करें। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन्हें अपने बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। इस चैप्टर का जो PDF है वो मैं रसायन रूम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करिए, वहाँ रसायन रूम टाइप करिए और जाके उसको ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करने के बाद वहाँ भी 2 PDF पड़े हुए हैं, एक रासायनिक बलगतिकी की केमिकल काइनेटिक्स की और दूसरा हमारा जो है वो विद्युत रसायन की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो वहाँ से आप उन दोनों चैप्टर का नोट्स बना सकते हैं, उनको डाउनलोड कर लें और उनका नोट्स बना लें और उनका प्रिपरेशन करें। आगे ठोस अवस्था। तो ठोस किसे कहते हैं इसके बारे में आपको जानकारी दे ही दी गई है। ठोसों के क्या गुण होते हैं, ठोसों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, तो 2 भागों में किया गया। एक अंतराकणीय व्यवस्था के आधार पर, इस आधार पर ठोसों को 2 भागों में बांटा गया था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। और अंतरा आणविक बल के आधार पर, तो इस आधार पर ठोसों को 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से, तो पहला था आणविक ठोस, दूसरा था सहसंयोजित ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा आयनिक ठोस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मात्रक कोशिका या एकक सेल। ये एकक सेल क्या होता है, ठीक। तो एकक सेल को समझने से पहले हम लोग पहले परमाणु के बारे में कुछ समझते हैं। परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, तो सभी जानते हैं परमाणु किसे कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। ये परमाणु की डेफिनेशन हो गई। अब अगर कोई ये पूछे कि कोई पदार्थ है तो वो किससे मिलके बना है, तो आपका जवाब होगा कि परमाणुओं के संयोग से पदार्थ बनते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक चौक बनानी है, ठीक है। अब अगर उस चौक की बात करें तो उस चौक का निर्माण कैसे हुआ, तो चौक का निर्माण छोटे छोटे चौक के परमाणुओं से या कणों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो सेम जिस प्रकार हम परमाणु की डेफिनेशन देते हैं, किसी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है वही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। सेम उसी प्रकार हम लोग एकक सेल का भी डेफिनेशन देंगे। एकक सेल कहें, इकाई सेल कहें या मात्रक कोशिका कहें, इसके 3 नाम हैं। एग्जाम में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, कभी कह देगा कि मात्रक कोशिका से आप क्या समझते हैं। अब आप कहेंगे हम तो पढ़े ही नहीं थे, हमने एकक सेल पढ़ा था, यूनिट सेल पढ़ा था, अब ये मात्रक कोशिका कहाँ से आ गई। तो आपको इसका तीनों नाम पता होना चाहिए कि एकक सेल भी कहते हैं, मात्रक कोशिका भी कहते हैं और इकाई सेल भी कहते हैं। अब ये है क्या, तो किसी निकाय की जो सबसे छोटी इकाई होगी वही क्या कहलाएगी, एकक सेल कहलाती है। जिस प्रकार परमाणु था सबसे छोटा, उसी प्रकार एकक सेल भी है। किसी निकाय की सबसे छोटी इकाई एकक सेल कहलाती है, ठीक। या फिर हम लोग इसको यूँ भी कह सकते हैं कि कोई भी क्रिस्टलीय निकाय या किसी भी क्रिस्टलीय निकाय का निर्माण छोटे छोटे एकक सेलों द्वारा होता है या एकक सेलों से मिलकर क्रिस्टल निकाय बनते हैं, ठीक। इस प्रकार भी हम लोग कह सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा कोई निकाय है, ये कोई निकाय है, निकाय गोल भी हो सकता है, हमारा चौकोर भी हो सकता है, किसी भी आकार का, ठीक। तो निकाय का जो सबसे छोटी इकाई होगी उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, एकक सेल कहेंगे। जैसे हम लोग नमक पहले तो बारीक आता है, पहले नमक जो है वो डोरा टाइप का, यानी थोड़ा थोड़ा उसके टुकड़े मिलते थे नमक के। तो अगर उस नमक को हम पीसें तो पीसने के बाद बारीक होने के बाद छोटे छोटे नमक के कण दिखाई पड़ते थे। तो उन नमक के छोटे छोटे कणों को हम एकक सेल मान सकते हैं। या फिर अगर आपके पास इस समय पेन है, ठीक, तो अगर हम उस पेन को बारीक से तोड़ के पीस दें, बराबर कर दें उसको, तो हम देखेंगे उसमें छोटे छोटे एक कण प्राप्त हो रहे हैं, तो वो हमारा एकक सेल कहलाएगा। समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रिस्टलीय निकाय, क्रिस्टल निकाय किसे कहेंगे,
तो भैया बहुत सारे एकक सेल एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर क्रिस्टलीय निकाय बनाते हैं। अगर निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे तभी क्रिस्टलीय निकाय बनेंगे, नहीं तो वो अक्रिस्टलीय निकाय बन जाएगा। ठीक, अब क्रिस्टलीय निकाय को कितने भागों में बांटा गया है? तो 7 भागों में क्रिस्टलीय निकाय को बांटा गया है। घनीय, द्विसमलंबाज, आर्थोरोम्बिक या विषम समलंबाज, ठीक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, षटकोणीय और रोम्बोहेड्रल, इन 7 भागों में बांटा गया है। आप लोग चाहे तो इनके फिगर देख लें, लेकिन यूपी बोर्ड में हमें इसका डिटेल स्टडी नहीं करना है, इतनी स्टडी डिटेल पूछी नहीं जाती है यूपी बोर्ड में। तो हम लोग बस इन 7 के नाम याद रखें, इतना ही बहुत है। एक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला घनीय के बारे में, घनीय क्रिस्टल के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। तो घनीय से तात्पर्य एक घन से हो गया, तो हम एक घन बना लें, एक घन बना लें। और अगर कोई निकाय इस घन के प्रकार की आकृति प्रदर्शित कर रहा है, कोई निकाय है जिसकी आकृति कैसी है? घन के प्रकार की है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? घनीय निकाय कहेंगे। क्या कहेंगे? घनीय निकाय कहेंगे। अब घनीय निकाय में अगर हम देखें तो इसके तो 12 शीर्ष, वो 12 अक्ष हो गई है, यहाँ से लेके 12 भुजाएं हो गई, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। इसमें स्पष्ट नहीं कर मिलेगा, लेकिन अगर आप अपनी बुक को लें, उसको रखें, तो उसके 12 भुजा हो गई, 4 ऊपर की ओर, 4 नीचे की ओर, 8, 9, 10, 11 और 12 भुजाएं हो जाएंगी। और 8 कोने हैं उसमें, एज, कोनों को एज कहते हैं। तो 8 कोने पाए जाएंगे, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, पांचवा कोना, छठा कोना, सातवां कोना और 8वां कोना। इसमें 8 कोने पाए गए। तो इस प्रकार से एक घन की आकृति प्रदर्शित हो रही है। और अगर कोई ठोस या कोई क्रिस्टल हमारी इस घन के आकार के प्रदर्शित कर रही है या घनीय आकार को प्रदर्शित कर रही है, तो उसे हम लोग घनीय ठोस या घनीय क्रिस्टल कहेंगे। ठीक, और ख़ास बात क्या है घन की? तो अगर हम लोग इसे ए मान लें, इसको बी मान लें और इसे सी मान लें, तो हम जानते हैं घन की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ए बराबर बी, ए बराबर बी बराबर सी। ठीक है, और इनके बीच में जो कोण होता है, इसे अल्फ़ा मान लें, यहाँ बीटा मान लें, ठीक है, यहाँ गामा मान लें। तो अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फ़ा बराबर बीटा, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, गामा ऐसे बनेगा कुछ वाई की तरह, बराबर 90 डिग्री। तो अल्फ़ा बीटा गामा का जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब आगे हम लोग बढ़ें, आगे हम लोग बात करते हैं ब्रेविस जालक की। ठीक, अब ब्रेविस जालक किसे कहेंगे? तो ये 7 क्रिस्टलीय निकाय तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। ये जो 7 क्रिस्टलीय निकाय हम लोगों ने पढ़ा, इन्हीं 7 क्रिस्टलीय निकाय के बारे में ब्रेविस ने बताया। जो ब्रेविस साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में बताया। यानी इन्हीं 7 क्रिस्टलीय निकाय को उन्होंने और ही डिटेल बारे में और डिटेल अध्ययन किया इसके बारे में, और उन्होंने इसको 14 भागों में डिवाइड किया। इन 7 क्रिस्टलीय निकाय को उन्होंने 14 त्रिविमीय जालकों में बांट दिया। और जो 14 त्रिविमीय जालक बने, ठीक, उन्हें इन्होंने क्या कहा? ब्रेविस जालक कहा। 7 क्रिस्टलीय निकाय थे और इन 7 क्रिस्टलीय निकाय को इन्होंने 14 क्रिस्टलीय जालकों में या जादव जालकों में बांट दिया। और इन 14 जालकों को इन्होंने क्या कहा? ब्रेविस जालक कहा। क्या कहा? ब्रेविस जालक कहा। और इन ब्रेविस जालकों को उन्होंने 4 भागों में बांटा। ठीक, 7 को तो 14 में किया, लेकिन इसमें भी कैटेगरी इन्होंने कर दी कि 4 में ही रख दिया। अब कैसे? तो पहला इन्होंने कहा कि सरल जालक होगा, दूसरा अंतः केंद्रित जालक, तीसरा फलक केंद्रित जालक और चौथा अंत केंद्रित जालक। और डिटेल इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये इनके नाम हो गए। इंग्लिश में कहें इनको हम तो सिंपल लैटिक, ये हो गया बॉडी सेंटर्ड लैटिक्स, ये हो गया फेस सेंटर्ड का लैटिक फलक केंद्रित,
और अंत केंद्रित हो गया एंड सेंटर्ड लैटिक। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर क्यूब की बात करें तो ये सरल घन हो गया। सरल जालक कैसा होगा? सरल घन, सिंपल क्यूब। इसे हम लोग सिंपली SC के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक। अंतः केंद्रित जालक को हम लोग या को अंतः केंद्रित घन भी कहेंगे और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूब, BCC के नाम से संबोधित करेंगे इसे हम लोग। फलक केंद्रित जालक को फेस सेंटर्ड क्यूब भी कह सकते हैं, तो इसे हम लोग FCC कहेंगे। क्या कहेंगे? FCC। ठीक। तो पहला हमारा हो गया सरल जालक। अब सरल जालक किसे कहेंगे भैया? तो वह जालक जिसमें एकक सेल 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं सरल जालक कहलाता है और इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। अब एकक सेल जो है वो केवल कोनों पे पाया जाएगा, पूरा जो हमारा निकाय है उसमें इधर उधर नहीं बटा होगा। ठीक, एक व्यवस्थित क्रम में जुड़ा होगा। समझ में आ रहा है ना? क्रिस्टल निकाय कैसे बनेगा? जब उसके जो कण हैं या परमाणु हैं या जो हमारा एकक सेल है वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, तभी हमारा जाकर एक क्रिस्टलीय निकाय बनता है। अगर उनकी व्यवस्था ही नहीं सही है, अव्यवस्थित है, तो क्रिस्टलीय निकाय नहीं बनेगा। तो सरल जालक या सरल क्रिस्टलीय निकाय कैसे बनेगा? कि जब उनके एकक सेल 8 कोनों पर व्यवस्थित हों, इस प्रकार के, एक यहाँ पर, ठीक है, एक हमारा यहाँ पर व्यवस्थित है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इस प्रकार 8 जो एकक सेल हैं वो घन के कहाँ हैं? कोनों पर हैं और वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इनसे, ये इनसे, ये इनसे, फिर ये इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी जो कण हैं उनकी व्यवस्था निश्चित है। ऐसा नहीं है कि ये इनसे जुड़ गए, ये इनसे जुड़ गए तो ये इनसे भी जुड़ जाएंगे। इनसे मतलब ये इनकी बात कर रहे हैं हम लोग कि तिरछा चले आए, इनसे भी जुड़ लाएँ। ये कभी संभव नहीं है। ये जिस परमाणु से या जिस एकक सेल से जुड़े हैं उसी एकक सेल से एक निश्चित क्रम में जुड़े हुए रहेंगे। ठीक, तो वह जालक जिसमें एकक सेल घन के 8 कोनों पर पाए जाते हैं सरल जालक कहलाते हैं और इसे हम लोग P से प्रदर्शित करेंगे। प्रिमिटिव्स भी कहते हैं इसको, सरल को प्रिमिटिव्स। ठीक, यहाँ देखिए सिंपल क्यूब को प्रिमिटिव्स कहा गया, इसलिए इसको P से ही प्रदर्शित किया जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी बातें। अगला हमारा है SC की बात हो गई, सिंपल क्यूब की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब की या अंतः केंद्रित जालक की, BCC की बात करते हैं। तो वह जालक जिसमें एकक सेल 8 कोनों पे तो मौजूद हो, साथ ही साथ उसके केंद्र में भी मौजूद हो। ठीक है, यानी यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ थोड़ा सा फिगर स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं। ये हमारा एक क्यूब है। अच्छा क्यूब नहीं बना, अच्छा क्यूब नहीं बना, फिर से बनाते हैं। ये हम लोग घन बना रहे हैं। ये हमारा बन गया घन, क्यूब बन गया। आप लोग क्यूब बनाइएगा अपनी कॉपी में, बहुत ही सुंदर सा। थोड़ा तिरछा हो जा रहा है। हाँ, अब हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो अंतः केंद्रित जालक में कह रहा है कि इसमें जो एकक सेल हैं वो 8 कोनों पर तो पाए जाएंगे। यहाँ पाए जाएंगे, यहाँ पाए जाएंगे, 2 कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, 5वां कोना, 6ठा कोना, 7वां कोना और 8वां कोना। ठीक, एकक सेल 8 कोनों के अलावा इसके केंद्र में भी पाया जाएगा। अब केंद्र यही तो होंगे जहाँ पर सभी के विकर्ण आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, वही उसका क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। आप लोग यहाँ देख ही सकते हैं, हम लोग बना रहे हैं ऐसे ऐसे मिला के इसको। तो ये एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं? यहाँ पर। तो एक जालक इसके केंद्र में भी उपस्थित हो गया।
तो कुल मिलाकर इसमें जो एकक सेलों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 9 हो गई। यहाँ एकक सेलों की संख्या कितनी थी, 8 थी। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अंतः केंद्रित जालक में 9 एकक सेल पाए जाएंगे, 8 कोनों पर और एक केंद्र में, और इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, अगला है फलक केंद्रित जालक। क्या है, फलक केंद्रित जालक। अब फिर से हम लोग इसी को देखते हैं। ये हम लोगों ने क्यूब बनाया एक ऐसे, यहाँ वाला क्यूब को देखिए, इस वाले को। अब इसमें जो एकक सेल हैं ये 8 कोनों पर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कोनों पर तो पाए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ इसमें एकक सेल फलक पर भी पाए जाएंगे। अब फलक कैसे हम लोग जान पाएंगे, तो मान लीजिए हमारा मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल है, तो मोबाइल में कितने फलक, तो एक फलक तो हमको ये दिख रहा है इधर वाला, एक फलक, फिर दूसरा फलक, ठीक, तीसरा फलक, ऐसे इधर चौथा फलक, और इधर पांचवा फलक, और इधर छठा फलक। अगर आप अपने बुक को देखेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगा, उसमें सारे फलक अच्छे से स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक, तो अगर आप अपने बुक को देखें तो उसमें 6 फलक होंगे, एक ऊपर की तरफ इधर फलक, ठीक, एक नीचे की तरफ फलक, एक इधर फलक, एक इधर, और एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक, तो कुल मिलाकर जो फलकों की संख्या होती है किसी घन में वो कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6। हम लोग यहाँ देख सकते हैं, पहला फलक ये, तो एक एकक सेल यहाँ पाया जाए, दूसरा फलक ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ठीक, तीसरा फलक ये इस तरफ वाला, मान लें हम बाएं तरफ वाला, तो ये दाएं तरफ वाला हो गया, एक आगे की ओर तो एक पीछे की ओर। अब पीछे वाला हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसे ही एक ही फलक में दोनों को दिखा रहे हैं, इसके पीछे भी तो एक होगा। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एकक सेल 8 कोनों पर तो पाए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ जो 6 फलक हैं उन 6 फलकों पर भी पाए जा रहे हैं। 8 कोनों पर पाए गए, 8 कोनों के अलावा 6 फलकों पर भी एकक सेल पाए जा रहे हैं। ठीक, तो 8 और 6 14 एकक सेल हो गए। कितने एकक सेल हो गए, 14 एकक सेल हो गए। यहाँ फिगर आप देख सकते हैं, ये हो गया क्यूब, 8 कोनों पे तो घन पाए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ ही जो फलक हैं 6 फलक इन पे भी पाए जा रहे हैं, और इन्हें हम लोग कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला हमारा बचा अंत केंद्रित जालक। अब अंत केंद्रित जालक में क्या है, अब इसमें जो एकक सेल हैं वो 8 कोनों पे तो पाए ही जाएंगे, 8 कोनों के अलावा किसी दो संगत फलकों में पाए जाएंगे। संगत विपरीत फलकों में, विपरीत मतलब जैसे मान लीजिए ये मोबाइल हमारा है, तो एक यहाँ पाया जाए एकक सेल, तो इसके जस्ट अपोजिट वाले पे दूसरा यहाँ पाया जाए, एक यहाँ एकक सेल पाया जाए, दूसरा अपोजिट इसके यहाँ पाया जाए, एक एकक सेल यहाँ पाया जाए, तो दूसरा इसके अपोजिट यहाँ पाया जाए। तो इस प्रकार अंत केंद्रित जालक की जो संरचना हम लोग समझ सकते हैं वो इस प्रकार हो सकती है कि 8 कोनों पे तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब एक इस फलक पे एकक सेल पाया जाए और दूसरा इस फलक पे, दिख रहा है ना, ये दोनों दूसरे क्या विपरीत ही तो हैं, आमने सामने। से ये आगे वाला था तो इसके पीछे दूसरे फलक पर दूसरा एकक सेल पाया जाए। तो अंत केंद्रित जालक में 8 और 2 10, कितने हो गए, 8 2 10, कितने एकक सेल हो गए, 8 कोनों पर और 2 और 10। ठीक, तो ये संरचना हो गई, इसकी नहीं बनी हुई है इसमें, तो इसकी संरचना आप लोग यही मान लीजिए, ऐसे बनाइएगा। ठीक, इस प्रकार से इसकी जो है इसका फिगर आप लोग बना लीजिएगा, इसका फिगर ये वाला। ठीक, इन 3 का तो फिगर ऐसे हो गया, इसका फिगर ऐसे बनाइएगा, 8 एकक सेल कोनों पर और 2 ये फलक पर, एक इस फलक पर और एक इस फलक पे। कह रहे हैं नहीं सर जी हम ऐसे नहीं प्रदर्शित करेंगे, तो इन 2 फलकों पे नहीं प्रदर्शित करना हो तो आप इस पे और इस पे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमारा जो ब्रेविस जालक हो गया वो ख़त्म हो गया।
ब्रेवियस जालक क्या था, एक बार जल्दी से हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। एक बार हम लोग जल्दी से क्विक रिवीजन कर लें। हाँ, तो पहले हम लोग मात्रक कोष्टिका, एकक सेल या इकाई सेल की बात करें तो जिस प्रकार परमाणु सबसे छोटा पदार्थ था, उसी प्रकार किसी भी क्रिस्टलीय निकाय में जो सबसे छोटी इकाई होगी उसे हम लोग एकक सेल कहेंगे। क्रिस्टल निकाय किसे कहते हैं, तो बहुत सारे एकक सेल आपस में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर क्रिस्टलीय निकाय बनाते हैं। ये 7 प्रकार के हो गए: घनीय, टेट्रागोनल द्विसमलंबाज, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल हो गए। इन्हीं 7 क्रिस्टलीय निकाय को ब्रेवियस ने 14 जालकों में बांटा और इन 14 जालकों को इन्होंने क्या कहा, ब्रेवियस जालक कहा। तो बहुत बार पूछा गया है कि ब्रेवियस जालक किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि ब्रेवियस ने 7 क्रिस्टलीय निकाय को उनकी त्रिविमीय व्यवस्था के आधार पर 14 जालकों में बांटा। ठीक, और इन्हीं 14 जालकों को उन्होंने क्या कहा, ब्रेवियस जालक कहा। बाद में इनका वर्गीकरण उन्होंने 4 भागों में किया। कौन कौन से 4 भागों में किया, तो सरल जालक, अंतः केंद्रित जालक, फलक केंद्रित जालक और अंत केंद्रित जालक। सरल जालक में क्या होता है, इसमें जो एकक सेल हैं केवल 8 कोनों पे पाए जाएंगे। इसमें एकक सेल 8 कोनों पर और एक केंद्र में पाए जाएंगे। इसमें एकक सेल 8 कोनों और 6 फलकों पर भी पाए जाएंगे। तो 8 6 14 हो गया। अंत केंद्रित जालक में 8 कोनों के साथ साथ किन्हीं 2 फलकों पर भी एकक सेल पाए जाएंगे। तो इस प्रकार जो हमारा ब्रेवियस जालक था वो समाप्त हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो न्यूमेरिकल है उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपना नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक, बिना नोट्स बनाए आपको समझ में नहीं आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।